कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग वीकली आपके शो प्लान करते हैं कि क्या हमारे टॉपिक्स होंगे, क्या हम लोग सेगमेंट्स आपके लिए रखेंगे। और आई डिसाइडेड, क्योंकि अक्टूबर का मंथ है, ब्रेस्ट कैंसर डे जो है वो रिसेंटली अभी गुजरा, एंड आई डिसाइडेड कि हम लोग क्यों ना ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर एक शो करें। और जब मैंने अपनी टीम से बात की तो हर कोई बहुत था कि नहीं, बहुत ये ऐसा टॉपिक है कि नहीं बात करनी चाहिए या नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग या हमारी सोसाइटी में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर इतना लोग हेजिटेंट होते हैं बात करते हुए, जबकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मेल एंड फीमेल बोथ आर समहाउ एसोसिएटेड विद इट। तो वी हैव आवर गेस्ट टुडे विद अस, डॉक्टर शौकत दुरानी, जो कि इतना कुछ सर ने किया हुआ कि मुझे 2 मिनट सर के इंट्रोडक्शन के लिए भी चाहिए। वेलकम टू द शो सर। ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन सर्जन है, FRCIS जनरल सर्जरी आयरलैंड से की है, FRCS ब्रेस्ट कैंसर में इन्होंने UK से, हायर सर्जिकल इन इंटरकोलेजिएट बोर्ड UK एंड डिप्लोमा इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फ्रॉम फ्रांस। अल्लाह का बहुत करम कि हाउस जॉब के बाद मैं 93 में UK चला गया था। उधर ही फिर मैंने हाउस जॉब रिपीट किया, क्योंकि आई वॉजंट सेटिस्फाइड जिस तरह के टीचिंग हुई, जिस तरह की हमारी ट्रेनिंग हुई। तो आई डिसाइडेड आई शुड गो अब्रॉड एंड डू समथिंग। और वो सब कुछ हासिल करने के बाद अब मैं दोबारा 1 साल 1.5 से पाकिस्तान आया हूँ और आई एम प्रैक्टिसिंग इन कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जस्ट प्योर ब्रेस्ट सर्जरी आई एम जस्ट डूइंग। सर का जो हम लिंक है इनसे कांटेक्ट करने का वो हम फेसबुक पे चढ़ा देंगे। प्लीज़ सर को तंग मत कीजिएगा। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर तो आप वो पूछेंगे, कोई सर को जो है वो तंग करने के मैसेजेस ना करना। सर आप रिप्लाई भी मत करना। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी कि व्हाई पिंक कलर इज एसोसिएटेड टू ब्रेस्ट कैंसर? जनरली इफ यू थिंक अबाउट ब्लू फॉर बॉयज़, पिंक फॉर गर्ल्स। पाकिस्तान में पिंक रिबन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनके पिंक रिबन पे ब्लू डॉट नहीं है। UK, अमेरिका, यूरोप में पिंक रिबन के साथ एक ब्लू डॉट होता है। लेस देन 1% मेल ब्रेस्ट कैंसर और 100% फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न, पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज़। हम जब शो स्टार्ट करने से पहले सर से मैं बात करी थी, सर मुझे कह रहे थे कि मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन हम लोग क्यों फीमेल से एसोसिएट करते हैं, जबकि मेल में भी कितना परसेंट होता है? मेल में लेस देन 1%। अच्छा, फीमेल में ज़्यादा चांसेस 100%। अच्छा, 100%। बीइंग अ फीमेल इज अ वेरी बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। मुझे बताएं सर कि क्यों हमारी सोसाइटी में लोग इतने हेजिटेंट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करने में। इवन अगर ठीक है औरतों में है, लेकिन मर्द भी समहाउ दे आर एसोसिएटेड विद इट। जब मैं हाउस जॉब कर रहा था तो मैंने देखा कि पेशेंट उस वक्त हॉस्पिटल आते हैं जब अपेंडिक्स फट जाता है, जब लास्ट स्टेज पे चीज़ें चल जाती हैं। एक मेरे ख्याल में सेंस ऑफ फियर, बेटे को भेज देते हैं साथ या बेटी को, हस्बैंड खुद नहीं आता। हस्बैंड खुद नहीं आता। वेरी स्टॉनिशिंग। और UK में मैंने देखा है कि पार्टनर या हस्बैंड साथ चिपक के बैठा होता है और वही आंसू साफ करता है और वही उसको सपोर्ट करता है। लेकिन हेयर आई फील कि औरत को एक तो हम जायदादों में हिस्सा नहीं देते और दिस स्पेशलिटी इज़ नेगलेक्टेड बिग टाइम। और बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी डिले। 80% यहाँ पे एडवांस स्टेज में लेडी प्रेजेंट करती है, जिसमें कि आप कुल पढ़ सकते हैं। और UK, अमेरिका में 80% अर्ली स्टेज पे आप डिजीज़ को पिक करते हैं, इसीलिए कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि बेसिकली आप मुझे बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या? लोगों को बताएं कि व्हाट इज़ एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर। इसको मेरा ख्याल उर्दू में छाती का सरतान भी बोलते हैं। और होता क्या है कि खुलिये के अंदर एक अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट होती है। जिस तरह बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, हाँ, वैसे ब्रेस्ट। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि कुछ सुप्रेसर जीन्स हैं बॉडी में, उस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को सुप्रेस करते हैं, तो ट्यूमर नहीं बनता, कैंसर नहीं बनता। जैसे कि एंजेलिना जूली में एक जेनेटिक मेल डिस्पोजिशन आई, अनकंट्रोल ग्रोथ हुआ और जिसकी वजह से कैंसर ब्लड टेस्ट पे डायग्नोज हुआ। उस जेनेटिक मेल फॉर्मेशन को पिक किया। ये 10% में होता है, लेकिन 90% हमें नहीं पता क्यों होता है। इसको कहते हैं स्पोरेडिक कैंसर। अच्छा। जो डाइट भी रिलेटेड है, एनवायरनमेंट है, सो मैनी कॉजेस। तो कैंसर क्या है कि खुलिये की अनकंट्रोल ग्रोथ और जिसकी वजह से ये कैंसर सबसे पहले छाती में आता है, फिर बगल में और फिर सिस्टमिक में। एज फैक्टर क्या होता है? किस एज में पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा? हाँ,
यूरोप में अगर देखा जाए तो 40 to 54 इज़ द वेरी कॉमनेस्ट एज। इसमें जो जो एज बढ़ती जाती है इसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है। लेकिन एशिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में 10 ईयर्स को लेस कर दें, 30 ईयर्स, मैंने 22 ईयर्स को भी देखा है, 23 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड। रीजंस क्या हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे बाद में कि रीजंस क्या है, बहुत सारी हमारे पास तो आउटलाइन बना हुआ है। जी, अच्छा सर, हम लोग बाद में क्वेश्चंस ऑब्वियसली जनरल क्वेश्चंस की तरफ भी आएंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक को ज़रा डिस्कस करें। सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह आप मतलब एक बंदा बता सकता है कि उसको ये सिम्टम्स हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा रहा है? सिम्टम्स ऐसे जब हम आउट पेशेंट में पेशेंट आता है तो कॉमनेस्ट सिम्टम जो लेडी को होता है वो मेस्टेल्जिया यानी दर्द होना। अच्छा, ये वाहिद कैंसर है जो कि बड़ी खामोशी से आता है, तो दर्द होना इज़ अ गुड साइन। बाकी बॉडी में कोलोरेक्टल, अपर जीआई, लिवर, स्किन के कैंसर और दूसरे जो हैं थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट और दर्द करते हैं, लेकिन ये वाहिद कैंसर है जो बड़ा खामोशी से आता है, इसलिए इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी लेट होती है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सबसे जो कॉमन सिम्टम्स अगर मैं कह दूं अलार्मिंग साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, गिल्टी का नमूदार होना या ब्रेस्ट में या बगल आर्म और वो आप सेल्फ एग्जामिनेशन से बता सकते हैं कि वहाँ पे कोई फील हो रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, वो सबसे बहुत इजीली डायग्नोज होता है। दूसरा ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाना, दोनों अनइवन हो जाते हैं, अनइवन हो जाते हैं। तीसरा उस पर सोजिश का नमूदार हो जाना। इधर मैंने देखा है कि काफ़ी डॉक्टर्स ने एंटी एलर्जिक टैबलेट्स दे के उस सोजिश को ट्रीट किया कि ये एलर्जिक रिएक्शन है, असल में ये इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर था जो कि बहुत ही एडवांस स्टेज में। तीसरा निपल का अंदर धंस जाना या साइड पे हो जाना या उससे खून का रसना। और पांचवी और छठी चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, निपल एरियोला के इर्द गिर्द जलन का होना या खारिश का नमूदार होना। और लास्ट स्टेज अल्सर का बनना जो कि बहुत ब्रेस्ट पे अल्सर या ज़ख़म का नमूदार होना। अच्छा, मतलब इसके सिम्टम्स जो है वो बहुत आपको मतलब हाँ। आप आराम से नोटिस आराम से, जैसे गड़ा बन जाना, डिम्पल जिसको बोलते हैं, झुर्रिये बन जाना। 7 अलार्मिंग साइंस ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर। सेल्फ एग्जामिनेशन से तो बता फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर से आई वुड से, अच्छा, जनरल सर्जन के पास नहीं। अब जब टायर का प्रॉब्लम होता है तो आप टायर वाले के पास जाते हैं गाड़ी में, इलेक्ट्रीशियन। तो इसलिए मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी इज़ बेटर इफ़ यू गो टू द स्पेशलिस्ट। अगर आप जनरल सर्जन के पास चले जाएं, मेरे ख्याल में हमें अवेयरनेस का प्रोग्राम डॉक्टर्स के लिए करना चाहिए, न कि पेशेंट्स। पेशेंट को तो अपनी ज़िंदगी बचानी है, डॉक्टर्स को अपने पेशेंट बचाने हैं। वो रेफ़र नहीं करता सही डॉक्टर के पास कि मेरे रिस्क में कमी हो जाएगी, मेरी प्रैक्टिस कम हो जाएगी। डॉक्टर्स में ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी भी वही प्रैक्टिस चल रही है जो कि जब मैं हाउस जॉब कर रहा था, ब्रेस्ट लंप हुआ, कहा कि 2 खून की बोतलें ले आएँ सुबह, आपका ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा, अब तो मतलब कि आपने डिजीज़ को स्टेज करना है, उसको डायग्नोस करना है। 90% यूके में हम डायग्नोस करके ऑपरेशन करते हैं, एक प्लानिंग होती है। अब अनप्लान्ड बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, और ये बहुत सिस्टमिक डिजीज़ है। पहले 50s में 40s में इसको समझते थे ये लोकल डिजीज़ है, इसलिए मसल भी निकाल देते थे, काफ़ी डिसफिगरमेंट होती थी। ऑन्कोप्लास्टिक है, इसका क्या मतलब है? ये ऑन्कोप्लास्टिक की स्पेशलिटी तो पाकिस्तान में दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। ये तो पिछले 30 साल से यूरोप अमेरिका में एक स्पेशलिटी उन्होंने बनाई। पहले प्लास्टिक सर्जन को हम बुलाते थे कि रिकन्स्ट्रक्ट करें, उससे यह है कि 50% मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रिकरेंस कम हो जाती है। एक साइकोलॉजिकली यू आर ब्रिंगिंग बैक द लेडी टू अ नॉर्मल पोजीशन। अच्छा सर, मुझे बताएं, जेनेटिक्स अगर फैमिली में अम्मी को है, नानी को, या किसी हिस्ट्री है फैमिली में, तो बच्चों में पॉसिबिलिटी होती है ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? जैसे मैंने एंजेलिना जोली का जिक्र किया था कि जेनेटिक, जिसको फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं, 5 to 10% में होता है, 90% स्पोरेडिक। तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स वो होते हैं आपके अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, आपकी बेटी। और अगर ये कैंसर लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज में हो तो आपको 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का। अच्छा, तो मेमोग्राम आपका शुरू होता है। मेमोग्राम इज़ अ छाती का एक्सरे, एक स्पेशल, जिसको मेमोग्राम बोलते हैं। अगर मदर को हुआ एट द एज ऑफ 40 तो बेटी का स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी एट द एज ऑफ 30। जैसे हर नॉर्मल बीमारी में होता है कि अगर फैमिली में अगर हार्ट का इशू है तो बच्चों में वो 10 मतलब 4 टाइम्स पहले हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, और अगर ये कैंसर जैसे कि एंजेलिना जोली की फैमिली में लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज हुआ था तो एक जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं, ब्लड टेस्ट से
जिससे कि BRCA1 और BRCA2 डायग्नोज होता है। तो एंजेलिना जूली का BRCA1 ये जीन म्यूटेशन है जो कि 17q आर्म में, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी आई एम यूजिंग, ये उड़ जाएगी। तो वो आप डिटेक्ट करते हैं, उससे ये फ़ायदा होता है कि अभी कैंसर डेवलप नहीं हुआ, 80% चांस है कि नियर फ्यूचर कैंसर होगा, तो आप वो ब्रेस्ट ही हटा देते हैं और उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं। और 60% चांस है कि ओवरीज में BRCA1 की म्यूटेशन से कैंसर डेवलप होता है, तो आप ओवरीज भी निकाल देते हैं। तो दोनों में पॉसिबिलिटी है, दोनों में 60% ओवरीज में, अच्छा। 80% ब्रेस्ट कैंसर। तो इससे देख लें कि एक ब्लड टेस्ट सिंपल किया आपने और उससे आपने ब्रेस्ट कैंसर को पिक कर लिया। तो सो मच एडवांसमेंट, और दिस इज़ द ओनली स्पेशलिटी नेग्लेक्टेड बिग टाइम इन पाकिस्तान। 2 तरह के कैंसर हैं, लोबुलर जो कि फैट और उसके इर्द गिर्द जो ग्लैंड्स हैं उसमें होता है लोबुलर, और एक होता है डक्टल जो कि दूध की नालियों में बनता है, जिसको डक्टल कार्सिनोमा जो 80% है, लोबुलर 20% है। तो लोबुलर की खासियत ये है कि ये दोनों ब्रेस्ट में हो सकता है, अच्छा। और ये मल्टी फोकल मल्टी सेंट्रिक, मतलब 4 क्वाड्रेंट्स हैं, किसी भी में हो सकते हैं, इसलिए MRI करते हैं। यू गाइज आर वेरी वेरी एट रिस्क, आपको कुछ नहीं पता। और देखें ना, जो लाइफ टाइम रिस्क है पाकिस्तान में, एशिया में हाईएस्ट इंसिडेंस है, 1 in 8। कितनी ख़वातीन बैठी हैं इधर? अगर 8 ख़वातीन बैठी हैं ना, तो उसमें से एक को होगा अपने लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर, इतना कॉमन है। इट मीन्स 10 to 11%। तो इसके लिए अब यूके में 200 ब्रेस्ट कैंसर यूनिट है। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड 60-70 मिलियन। हमारे यहाँ एक ब्रेस्ट कैंसर डेडिकेटेड यूनिट नहीं है। शौकत खानम इज़ अ जनरल ब्रेस्ट कैंसर, नॉट अ प्रॉपर डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर यूनिट। आगा खान में एक है, और 80 स्क्रीनिंग यूनिट्स हैं। स्क्रीनिंग यूनिट्स मीन जब सिम्टम्स नहीं डेवलप होते, आप जाते हो बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री, और जब आप 40 साल के हो जाते हैं आपका ईयरली मेमोग्राम होता है। अच्छा सर, दोबारा हम इसके ऊपर आएंगे। जी, ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम और क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड हैं। आप ज़रूर अपना फीडबैक दें बहरिया मीडिया हाउस बहरिया यूनिवर्सिटी फेसबुक पेज पर। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ हैं डॉक्टर शौकत दुरानी, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सर्जन भी हैं, ऑन्कोप्लास्टिक भी हैं। सर ने नई बात की है कि इफ़ किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है तो वो वन ऑफ द ब्रेस्ट जो कैंसरस होता है उसको रिमूव करके उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके आपको दूसरा जो है वो बना देते हैं। आज का जो शो है वो हम डेडिकेट करना चाहेंगे टू ऑल दोज पीपल हु लॉस्ट द फाइट एंड दोज हु वॉन्ट क्विट द फाइट। सर ने कहा कि 200 ब्रेस्ट कैंसर यूनिट हैं यूके में, 20 स्क्रीनिंग यूनिट है और उनकी पॉपुलेशन 80 मिलियन है, जबकि पाकिस्तान में 120 मिलियन पॉपुलेशन है। और हमारे पास कोई एज सच ब्रेस्ट कैंसर का जो कि स्पेशलाइज्ड हो सिर्फ और एक्सक्लूसिवली सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए हो, वो हमारे पास नहीं है। और ब्रेस्ट कैंसर डे के ऊपर मज़ार कायद पे जो है वो उसको पूरा पिंक कलर से जो है वो उसको सजाया गया, सिर्फ लोगों में एक अवेयरनेस देने के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। एंड आई थिंक हमें जो एक स्टीरियोटाइप है ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट, इसको हमें ख़त्म करना चाहिए एंड वी शुड एक्चुअली टॉक अबाउट इट। मर्द जो हैं दे आर ऑल्सो समहाउ एसोसिएटेड बिकॉज दे हैव वाइव्स, डॉटर्स, मदर्स, तो वाई नॉट टॉक अबाउट इट। और इस तरह से आप अवेयरनेस देंगे। अगर आप एक बीवी को साथ लेकर या इफ़ यू आर हैविंग हर तो आप उसमें ऑकवर्ड फील नहीं करते, तो वाई यू फीलिंग ऑकवर्ड टू टॉक अबाउट इट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़रूर इसके बारे में जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी वाइफ्स को, बेटियों को, मदर्स को हॉस्पिटल्स लेके जाएं, उनको ज़रूर बताएं कि किस तरह से वो मेमोग्राफी कर सकते हैं जो सर ने कहा। सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे बताएं कि लाइफस्टाइल जो है वो कैसे प्रिवेंट कर सकता है फ्यूचर में फॉर हैविंग ब्रेस्ट कैंसर? हाँ, लाइफस्टाइल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि अर्ली पीरियड्स यानी माहवारी का जल्दी नमूदार होना या लेट बंद होना आफ्टर 50s। दिस इज़ अ वेरी गुड बिग रिस्क फैक्टर। बच्चों का ना होना या आपके कंट्रोल में नहीं है, या बच्चों का लेट होना। अब बड़ी ख़वातीन यहाँ भी वेस्टर्नाइज हो गई हैं,
जॉब्स करती हैं और जब तक अपने फ्यूचर सिक्योर नहीं कर लेती, शादियाँ होती हैं और देन दे कंसीव आफ्टर 30 विच इज़ अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। अच्छा, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जो टैबलेट्स ली जाती हैं उससे 1.25% रिलेटिव रिस्क RR जो बोलते हैं इंक्रीज रिस्क होता है। अच्छा, फैमिली प्लानिंग की जो टैबलेट्स अगर आप लेते हैं उससे वो 5 साल से ज़्यादा अगर लें आप, अच्छा 5 साल तक आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर क्लॉट्स और डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन ये कि अगर 5 साल से ज़्यादा आपने ली तो रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, फैमिली प्लानिंग ठीक है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें, हाँ दूसरा आपकी फैमिली हिस्ट्री को आप नहीं कंट्रोल कर सकते तो आपको रिस्क होगा। दूसरा पर्सनल हिस्ट्री जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरे ब्रेस्ट में भी 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज रिस्क है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। ओबेसिटी इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर। अच्छा, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर अगर आप ले लें कि आपने अगर एक्सरसाइज की और पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ में उसमें बहुत स्मोकिंग, अल्कोहल, दीज और ये लाइफस्टाइल है ना, इस चीज़ों को कंट्रोल करना। अगर अल्कोहल वेस्ट में बहुत ज़्यादा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट पाकिस्तान, सर अब तो पाकिस्तान में ये चीज़ होती है। आई विल नॉट से ऑन लाइफ, लेकिन ये है कि यूके में 7% इंक्रीज रिस्क हो जाता है अगर आप अल्कोहल पिएं और उसको कंबाइन करें अगर स्मोकिंग के साथ, तो लैक ऑफ एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर एनी कैंसर। एक्सरसाइज और जो डाइट को अपनाना, डाइट कंट्रोल और ओबेसिटी एंड पोस्ट मेनोपॉजल। अच्छा सर, इफ़ वन ऑफ द ब्रेस्ट जो है उसकी डायग्नोस हुआ है विद ब्रेस्ट कैंसर, सो कितना चांस होता है फॉर द अदर ब्रेस्ट के उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर? 2 to 3 fold। अच्छा, 2 to 3 fold increased risk. That's why we see them yearly and we do a mammogram and yearly examination. After 5 years पहले 5 साल में रिस्क बढ़ता है। अच्छा, तो उसके बाद इट्स अ लाइफ लॉन्ग आई वुड से फॉलो अप, क्योंकि 20 ईयर्स के बाद भी हमने देखा है ब्रेस्ट कैंसर आता है और इट्स अ डेडली डिजीज़, वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि प्रेगनेंसी में या आफ्टर मेनोपॉज कितना चांसेस होता है, कितना केयरफुल रहना चाहिए विद ब्रेस्ट कैंसर? 20 to 39 years of age, one has to do monthly self breast examination। और इवन पहले करने से भी कोई बुराई नहीं है? कोई नहीं, आप शुरू कर दें 20 से, क्योंकि जहाँ जहाँ रिस्क बढ़ता है तो 3 yearly by a very well trained doctor who deal with the breast cancer or a breast problem। और भी बहुत सारी ब्रेस्ट से कैंसर के अलावा 90% जो है और प्रॉब्लम्स हैं, 10% में ब्रेस्ट कैंसर होता है जब क्लिनिक में आते हैं। जब 40 years ऑफ एज पे आप पहुँचते हैं तो ईयरली छाती का एक्सरे, मेमोग्राम जिसको बोलते हैं, और ईयरली डॉक्टर एग्जामिनेशन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताऊंगा ख़वातीन को यहाँ पे कि पीरियड्स के 3 से 5 दिन बंद होने के बाद अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ फील हो रही है तो आप वो डॉक्टर को बता सकते हैं। प्रिवेंट सॉर्ट ऑफ इट्स नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड सेल्फ ब्रेस्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ अ मेमोग्राफी, अच्छा, जैसे बताया गया है, और अल्ट्रासाउंड भी गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मेमोग्राफी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन वो होती है सिर्फ 40 साल के बाद। अच्छा। अगर आप सस्पेक्ट करें हाईली इस ब्रेस्ट कैंसर तो 30 इयर्स में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई रिस्क फैमिली में, इसीलिए हम MRI करते हैं ब्रेस्ट, वी डोंट डू मेमोग्राम, क्योंकि ब्रेस्ट बड़े ग्लैंडुलर होते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट मेमोग्राम बिलो 40, इट्स वेरी इजीली यू कैन इंटरप्रेट अबव 40। दैट्स वाई अल्ट्रासाउंड हम करते हैं 40 के बाद, 40 से पहले, उसके बाद हम मेमोग्राम करते हैं। अच्छा, मुझे आपने जब हम लोग डिस्कस करते, मुझे आपने बताया था कि जब आप बाहर भी रहे हुए हैं तो आपने मुझे कहा कि वहाँ पे डॉक्टर्स को भी बताया जाता है कि वो किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करेंगे, या किस तरह से पेशेंट की भी पहले काउंसलिंग होती है कि वो डॉक्टर आपको ये बताएंगे, ये करेंगे, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। पाकिस्तान में आपने मुझे कहा स्टील की कुर्सी पे लाके बिठा देते हैं और चलो भाई शाबाश। तो कितना इम्पोर्टेंट है पेशेंट की भी काउंसलिंग करना एंड द डॉक्टर ऑल्सो, कि ऑब्वियसली आप भी मेल हैं, आप फीमेल के साथ इंटरेक्ट करते, कितना मुश्किल होता है आपके लिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया कि मैं एक बैंक गया हुआ था बिल दाखिल करने, मैंने देखा 2-3 हाथ मेरे पीछे से आए और जो था वो उसको एंटरटेन भी कर रहा था। ये नहीं कि वो कहे कि देयर इज़ अ क्यू सिस्टम। तो हमारे यहाँ मैनर्स नाम की, तो सॉरी टू से दैट, दरवाज़ा जैसे खुलता है तो जब तक पीछे आपके कोई आप देखते हैं कोई आ तो नहीं रहा, तो आप उस वक्त तक दरवाज़ा नहीं उसके फेस पे कि इट्स अ वेरी इंसल्ट। तो इसी तरह जब पेशेंट आता है, यू स्टैंड अप, यू ग्रीट देम, यू डोंट गिव देम अ स्टील
कि स्टूल उनको नहीं देते और इतने अनस्टेबल होते हैं कि आप उसमें गिर जाएं। तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो बहुत कम मैंने देखा, और कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इधर मैंने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर, एक रिसेंटली आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लोनोस्कोपी बाउल कैंसर के लिए डायग्नोज हुए वन ऑफ माय फ्रेंड। उनने कहा कि आपको सस्पिशियस लीजन है कैंसर की। तो उन्होंने कहा बताएं मेरे साथ क्या होगा। उन्होंने कहा मेरे असिस्टेंट से बात करें, मैं दूसरा मरीज़ देखना है। उसकी लाइफ उस तो यू टर्न ले लिया। कैंसर इज़ दैट्स एंड ऑफ स्टोरी। और आप में इतनी एम्पैथी नहीं है कि यू नीड टू टेल योर पेशेंट कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ तक तो हम इतने बेहिस हो गए हैं मेडिकल प्रोफेशन के, तो अवेयरनेस नाम की कम्युनिकेशन तो हमने इसके बड़े कोर्सेज किए हैं। जब मैं हाउस जॉब कर रहा था, रिपीट किया है, आई वेंट फॉर अ कम्युनिकेशन कोर्स। उस वक्त तक जॉब नहीं मिलती जब तक आपने वो किया ना हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने सीनियर्स को देखा, पेशेंट को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, कितने तरीके से वो बात करते हैं। और पेशेंट के लिए एक जो बैड न्यूज़ ब्रेक करना, दिस इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको ब्रेक एग्जैक्टली। फिर उसके साथ नर्स आती है, पार्टनर बैठता है, फिर टिश्यू पेपर्स आते हैं, फिर एक बड़ा साइलेंट सा कन्फाइंड सा रूम होता है, उसमें फिर ऑप्शंस भी देते हैं उनको कि ये तो हो गया लेकिन दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम ये कुछ कर सकते हैं। तो इधर बीमार होना जो है ना, मेरे ख्याल में नेल्सन मंडेला ने सही कहा था, जहाँ हेल्थ और एजुकेशन बिजनेस बन जाए उस सोसाइटी का अल्लाह हाफिज। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। आई रिमेंबर मेरी जो नानी है, शी वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर, और 3 दिन 4 दिन वो हॉस्पिटल में रही, और डॉक्टर ने कहा कि इनको आप ले जाएं, बस शी मे लिव 2 or 3 more days। और माशाल्लाह उनका बिल्कुल ट्रीटमेंट हुई सही तरीके से, और वो बिल्कुल जो है वो भी शी इज़ फाइन, उनका बिल्कुल डायग्नोस हुआ है, हेल्दी लाइफस्टाइल वो गुजार रही हैं, कीमोथेरेपी वगैरह वो रेगुलरली जो है उसको रेडियोलॉजी वगैरह। सर कीमोथेरेपी का कितना लॉन्ग प्रोसेस होता है ब्रेस्ट कैंसर में? ये अब हमने रीज़न की थी कि क्या वजह है कि हम इस चीज़ पे ओपन अप नहीं होते। एक तो ये बड़ा एक्सपेंसिव इसका इलाज है। सिर्फ एक मिसाल में देता हूँ, एग्जाम्पल, ER, PR और HER2 ये रिसेप्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर में। अच्छा। इस पे ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि आप हार्मोन देते हैं एंटी ईस्ट्रोजन, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो ओवरी से सिक्रीट होते हैं ये प्रोमोट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। अच्छा। तो की लॉक मैकेनिज्म है, आप ये टैबलेट देते हैं वो ब्लॉक कर जाते हैं। फिर कीमोथेरेपी है जो कि सेल्स को भी मारती है, जो कि कैंसर सेल्स हैं, बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी। अच्छा। जो सबसे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है ना, वो हर्सेप्टन है। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड हुई है एक टैबलेट। UK में तो गवर्नमेंट दे देती है, 18,000 पाउंड उसकी प्राइस है, इधर 30 लाख 1 साल की ट्रीटमेंट। अब मुझे बताएं, आई कांट अफोर्ड 30 लाख अगर HER2 पॉजिटिव आ जाए तो 20 to 30% ब्रेस्ट कैंसर HER2 पॉजिटिव। तो इससे अंदाज़ा कर लें। और अगर ये कीमोथेरेपी होती है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए भी, ये भी क्वाइट एक्सपेंसिव। फिर रेडियोथेरेपी है, फिर फॉलोअप्स हैं। तो एक ब्रेस्ट कैंसर पे कम से कम अगर ये HER2 पॉजिटिव नहीं भी है ना, तो 15 to 20 लाख रुपीज़। और फिर लॉन्ग फॉलोअप। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन। यू सेविंग अ वुमन मीन्स सेविंग अ फैमिली। सही बात। ये चीज़ तो हमें देखें ना, घर में जाए अम्मी नहीं है, आपको घर कैसा लगता है? वेरी वेल सेड सर। बड़े इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं, बेटी का, बहन का, बीवी का, माँ का। ये देख लेना कितने इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं, एंड वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर देम। जायदाद में तो हम हिस्सा नहीं देते, मैं बार बार कह रहा हूँ। दिस स्पेशलिटी इज नेग्लेक्टेड बिग टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ब्रेस्ट कैंसर में भी हेयर फॉल होता है, आईब्रोज के जो बाल होते हैं रीग्रो कर जाते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें भी फॉल करते हैं? इसमें फॉल करते हैं। अच्छा, लेकिन अब लेस टॉक्सिक मेडिकेशंस आ गई हैं। अच्छा। इसमें बहुत कम अब फॉल होते हैं। फिर विग्स देते हैं, फिर और थेरेपी है, लेकिन दे रीग्रो आफ्टर कीमोथेरेपी। अच्छा सर, मुझे मिथ्स का बताएं कि बहुत से लोग कहते हैं कि डिओड्रेंट नहीं लगाना चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर होता है, या बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? एक मिथ मैंने देखी रिसेंटली कि वो लेडी ब्लाइंड भी हो चुकी थी 30 इयर्स। अच्छा। ब्रेन में चले गए थे मेड्स। अच्छा। तो उसने कहा कि एक हकीम ने मुझे कहा कि कंघी जो है इसको उल्टा और सीधा फेरें तो ये गिल्टी गायब हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे लिए बड़ी अस्टॉनिशिंग और वेरी स्ट्रेंज न्यूज़ थी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उसके ऊपर ब्रेस्ट कैंसर को क्योर करना या उसको ट्रीट करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट स्टेजेस होते हैं, या हर स्टेज पर जो है वो सही हाँ, मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता ये ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, लेकिन हमें ये पता है कि जल्द तशखीस, ज़िंदगी महफूज और मुकम्मल इलाज और सस्ता इलाज 95 to 100% स्टेज 1 की प्रोग्नोसिस है। यानी आप कम्प्लीटली क्योर हो गए। स्टेज 2 उसको बोलते हैं कि जब आपके बगल में भी गिल्टी का नमूदार हो जाना, स्टेज 2 हो गया। इसमें 80%
यू हैव अ सर्वाइवल 75 to 80%। अच्छा। स्टेज 3 में ये है कि लोकली एडवांस और काफ़ी बिग ट्यूमर है, अभी सिस्टेमिक नहीं गया, अच्छा। ठीक है, या तो क्लेविकल लिम्फ नोड, उसमें 55% 5 ईयर सर्वाइवल, यानी कि 50% लोग मर जाएंगे 5 साल बाद, 50 जिंदा रहेंगे। और स्टेज 4 जिसमें कि ब्रेन में चला गया, लंग्स में चला गया, लिवर में चला गया, ओनली 15 to 20% विल लिव फॉर 5 years, रेस्ट ऑफ देम विल डाई। सर लास्ट मैसेज आप जी, जी। बताएं कि क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए? लास्ट 2 मिनट्स हैं आपके पास, 1 मिनट बल्कि। 1 मिनट में मैं यही कहूँगा, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन Is very एवरी important. मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जहाँ आपने जो मैंने वार्निंग साइंस बताए हैं उसमें से कोई भी आपको चेंजेस नज़र आए तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। और एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए हैं उस पर आप नज़र रखें। और उसको और डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने सुना है कि मुर्गियों को इंजेक्शन लगते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क अच्छा, फैक्टर। वो उसको हाँ, मुर्गियों के भैंसों को इंजेक्शन लगते हैं दूध के लिए, स्टेरॉइड्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अवॉइड रेड मीट, फिश, so these sort of things one need to be considered. थैंक यू सो मच सर। So 1 nice घंटा of आपके you. लिए बहुत कम है क्योंकि आपके पास नहीं, इतनी नहीं, नॉलेज है no. कि आप 2-3 घंटे Thanks आराम for से you निकल made लेंगे। my life very comfortable. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। Thanks for inviting me. इट वाज प्लेजर हैविंग यू। हम आपको मजीद भी जो है Inshallah. ज़रूर Inshallah. जहमत देंगे कि आप। थैंक यू सो मच फॉर much, कमिंग। thanks. वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हेयर। और जिस तरह आपको बताया डॉक्टर साहब ने कि एहतियात जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कि आप इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ड्रेडफुल डिजीज़ है कि जो लोग इससे एसोसिएटेड होते हैं या जो लोग इसको जो गुजर रहे होते हैं उनको पता होता है कि कितना मुश्किल है। आज हमने अपना ये वाला सेगमेंट जो है गेस्ट का सेशन ये ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर्स के ऊपर और सर्वाइवर्स और वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो खो दी है इसमें, उनको हमने डेडिकेट किया है। और आज हम लोग सब पिंक, आप देख सकते हैं प्ले कार्ड्स भी हैं, सर भी पिंक तैयार होकर आए थे। तो ज़रूर जो है वो ज़रूर अपना मंथली जो है वो चेकअप करवाएं और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। छोटा सा वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट है रेसिपी ऑफ द डे। सिबगा हमारे साथ होंगी और वो आपको एक नई रेसिपी बनाना सिखाएंगी। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया। हमारा सेगमेंट है रेसिपी ऑफ द डे का। सिबगा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सिबगा। वालेकुम। आज क्या बना रही हैं अब इतनी आपने आज जो है हम वो बेसिकली 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक तो सीजनल फ्रूट आ चुका है, ठीक इस है। वजह से हम क्रीमी फ्रूट सैलेड बनाएंगे। ठीक है। और सेकेंडली हम दूसरा जो बनाएंगे वो क्लब सैंडविचेस बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं क्लब सैंडविचेस की तरफ। बिल्कुल जाएं। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, टमाटोज चाहिए होंगे, क्यूकम्बर चाहिए ठीक होगा, है। टमाटर चाहिए होंगे कितने? 2-3 ले लें, वो टू टेस्ट है अपने मुताबिक जितने आप। ठीक है, 2-3 टमाटर जितने आपने सैंडविचेस बनाने हैं उससे आप हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है जी। खीरे चाहिए होंगे हमें 2-3, बॉइल्ड एग्स चाहिए होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के फेवरेट होते खीरे हैं, कुछ कितने? लोग 2-3। 2-3 खीरे, 2-3 टमाटर और बॉइल्ड एग्स जी। कितने? 2 ठीक है। हार्ड बॉईल करना है इनको सख्त बिल्कुल? नॉर्मल बस ठीक होना है कि ज़्यादा जल्दी लाइट जो है वो पक जाए। जी बिल्कुल। ठीक है। और जो हमें ऑलरेडी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, ठीक इसलिए है। ऑलरेडी में हमारे पास आधा- सिर्फ 5 मिनट होते हैं मुश्किलों से। जी। तो इसमें हमने जो बैटर है इसमें हमने मायोनीज़ यूज़ की है। ठीक है। 2 कप मायोनीज़ ले लें। 2 कप मेयोनीज। ठीक है, उसके ठीक बाद? है। टोमेटोज़ को हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया स्क्वायर ठीक में। है। ठीक है। क्यूकम्बर हमने इसमें ऐड किए हैं। आपने चॉप किया उसको फिर? जी। अच्छा, मेयोनीज में आपने डाला खीरा, जी। टमाटर और खीरा डाले, टमाटर डाले, हमने इसमें वाइट पेपर डाली है, ठीक है। लाइट सी हमने इसमें शुगर ऐड की है, कितने चम्मच? आधा चम्मच, आधा चम्मच ही। और वाइट पेपर कितनी? आधी चम्मच। आधी, दोनों आधा आधा, हाफ टीस्पून आपने डालना है। ठीक है। और इसमें हमने चिकन को बॉईल किया है अच्छा और उसे श्रेड करके हमने इस बैटर में मिक्स अप अच्छा। कर और लिया। चिकन को में कोई पानी में कोई लहसुन वगैरह डाला है कि नहीं? जी, उसमें हमने काली मिर्चें डाली थी, ठीक साबुत है। जो काली मिर्चें होती है, दालचीनी के एक पीस डाल दिया था और 1-2 लौंग डाल के उसे हमने बॉईल कर लिया था। ठीक है। ठीक है। तो इसके हमारे लिए पास हम- टाइम की क्योंकि शॉर्टेज होता है तो हम ये बैटर बना के लाएं, आप आराम से तसल्ली से घर में बनाएं। ठीक है, अब आप क्या करेंगी? इसके लिए हम ब्रेड स्लाइस लेंगे। अच्छा,
ब्रेड स्लाइसेस जितने आपको चाहिए उतने हिसाब जितनी से? बेसिकली आपके सर्विंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितने आप खाना चाहें और जितने ज़्यादा लोग होंगे ऑब्वियसली उतना आप मिक्सचर में ज़्यादा ऐड आपने कर वैसे कम लेंगे। बनाया, हमारी तो टीम बहुत बड़ी टीम है तो ये भी सबको और पूरे नहीं बनेंगे ना, ये उन्हीं के होंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये ज़रा इधर करें ताकि आपका ज़रा शॉर्ट बन जाए ब्रेड का। ठीक है। ये जो हमने बैटर था इसे हम ब्रेड के फर्स्ट स्लाइस पे रखेंगे। अच्छा, मर्जी है कि जितना भी लगाएं जी, कम ये ज़्यादा, आपको- ठीक है। आपकी और मर्जी किनारे होती भी ज़रूरी है काटने के नहीं? लेकिन यूजुअली क्लब सैंडविचेस के साथ किनारे नहीं किनारे, होते, लेकिन हाँ। वो आप कई लोगों को पसंद भी नहीं ठीक होते, है। तो ये उस पर डिपेंड करता ठीक है। है। ठीक है, ठीक है। हमने फर्स्ट लेयर पे बैटर लगा दिया। अच्छा, एक जो स्लाइस इन्होंने काटा था उसके ऊपर इन्होंने जो है वो बैटर लगाया। जी। अब दूसरे को, अच्छा आपने क्या रखा? हमने टमाटर, जी खीरे, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर हम सेकेंड लेयर ठीक लगाएंगे। है, ब्रेड का दूसरा स्लाइस रखा। ठीक है, इसके ऊपर हम दोबारा से बैटर लगाएंगे। अच्छा, दोबारा बैटर लगाना है। जी अच्छा, जो लोग ज़रा डाइट कॉन्शियस हैं, जी जो लोग ज़रा इसको अवॉइड करना चाहते हैं इतना क्रीम और वो, तो फिर वो एक स्लाइस पे लगाने हाँ, से और दूसरी बात है कि आप वाइट ब्रेड को ब्राउन ब्रेड के साथ रिप्लेस ठीक कर है। दें। ओके, ये अच्छा हो गया। जी ये जो मदर्स देख रही हैं वो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं, या आपके घर में हाई टी वगैरह है या कोई लंच के साइड पे एक साइड डिश के तौर पे भी आप रख सकते हैं। अच्छा, सेकेंड लेयर पे हमने दोबारा बैटर लगाया ठीक है। और उसके बाद हम इसके ऊपर एग्स रख देंगे बॉयल। ओके, ठीक है, अच्छा अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये इसके ऊपर थर्ड लेयर फिर से आ गई। अच्छा, आप इसे कट कर लें, जैसे ऑलरेडी मैंने टाइम की शॉर्टेज थी, पहले से बना के 3 रखा लेयर्स है। में हमने उसे कट कर लिया ठीक है। ऑलरेडी। ठीक है, इसमें ये होगा कि आप इस तरह करते नहीं चाहता, आप इसमें 1 लेयर भी कर सकते हैं, मतलब कि उसी के Single layer में सारा जी कुछ, ठीक है। बैटर के ऊपर आप और सब अपनी क्रिएशन को यूज करें जी, लोग। और इसके अलावा आप स्क्वायर में भी कर सकते हो, 1 बाइटर्स One जो bite, okay, जी very उसमें भी nice। कर सकते हैं। और फॉइल लगा लें इसको फिर आराम से। प्रिजर्व कर, लेकिन यूजुअली यही होता है कि ब्रेड मिल्की ब्रेड आप यूज़ करें तो आम सैंडविच ब्रेड आराम से मिल जाती है मिल जाती मार्केट है, से। ठीक है। वो जो ज़रा सैंडविच ब्रेड होती है वो ज़रा उसका ज़रा वो स्क्वायर जो होता है वो बड़ा होता है। ये आपके क्लब अच्छा, ये सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं। क्लब सैंडविचेस जो है हमारे रेडी हो गए हैं। जी, अच्छा, दूसरी रेसिपी क्या है? अच्छा दूसरी जो हमारी रेसिपी है वो है क्रीमी फ्रूट सैलेड की। अच्छा, इसमें हमने मायोनीज़ ली है हाफ कप। ठीक है, आधा कप जो है वो आपने मेयोनीज लिए, ठीक जी, है। 2 हमने इसमें कप डाले हैं क्रीम के, विपिंग जो क्रीम होती ठीक है है। आपकी ऑलरेडी नॉर्मल जो टेट्रा पैक की होती है, जी ठीक वो है। इजीली अवेलेबल होती है, वो हमने इसमें डाले हैं। इसके अलावा हमने इसमें 1 kg एप्पल्स डाले हैं। अच्छा, ठीक है, और हमने इसमें हाफ kg बनानास डाले हैं। ठीक है। ठीक है, और दरमियाने साइज़ की जो कैबेज होती है इजीली अच्छा, ठीक है। जी, ये आपने काटी हुई भी है? जी ऑलरेडी काटी हुई अच्छा। है। इसे आपने कट करके ठंडे पानी में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के लिए सोक कर देना है। ठंडे पानी में, बर्फ वाले पानी इसमें ठीक ये है। होता है कि बाज़-औक़ात होती है कि उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, तो ठंडे पानी की वजह से वो ठीक काफ़ी है। हद तक कम हो जाती ठीक है। है। 12 टेबल स्पून ऑफ हमने इसमें आइसिंग शुगर ऐड की है। ठीक है, चीनी को पीस लें ठीक है। इजीली, और रेडीमेड अवेलेबल भी आपको मार्केट में है, लेकिन बेटर यही होता है कि आप घर में घर में easily पीस इतना लें, ठीक है। टाइम कैस्टर शुगर नॉर्मल जो घर में आपकी ग्रेनुलेटेड शुगर होती है उसको आप जो है वो पीस लेंगे तो वो कैस्टर शुगर बन जी, जाएगी। ये आपकी सर्विंग पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आपको चाहिए। जी जितनी ज़्यादा आपकी बहुत गैदरिंग आपने कैसे होगी। कटिंग की है इसकी? जो कद्दूकश होता है बहुत simple ज़बरदस्त वैसे। कटिंग की है, आप देखें कितना ज़बरदस्त। इसका ज़रा शॉर्ट बनाने की कितनी बारीक बारीक इन्होंने काटी हुई है, वेरी नाइस। बनाना ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक ऐसे डालेंगी? एक डालें, 2 डालें। ठीक है, अपने हिसाब से आप ऐड करेंगे। और कोई भी सीजनल फ्रूट है जो कि सीज़न में है, जैसे अभी कीनू वगैरह डाल सकते हैं, वो जूस छोड़ेगा ना? नहीं, कीनू नहीं डाल हाँ। सकते, वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। अमरूद वगैरह डाल दें जो यूजुअली लोग एप्पल्स नहीं खाते, हालांकि एप्पल जो है सबसे आजकल कैंसर की तरफ काफ़ी हो रहा है, ये कैंसर को प्रिवेंट करता है एप्पल। आपने नहीं पिंक रिबन लगाया? आज हमारा ब्रेस्ट कैंसर का जो था वो टॉपिक था। तो ये हमने अच्छा, और आप इसमें जो है वो अनार आए हुए आजकल, अनार का सीज़न, आप अनार डाल सकते हैं बिल्कुल। जी जो आपके मुताबिक, मतलब जो आपको कई लोगों को नहीं पसंद होता, ठीक है। तो वो होता है, तो आप डाल सकते हैं इसमें।
जितनी ज़्यादा आप इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड अप करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ाते जाएंगे। लाइक पहले जितना हमारे पास था उसमें हमने 12 टेबल स्पून ऑफ कैस्टिंग शुगर डाली थी। तो जैसे जैसे आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो आप साथ साथ अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ाते जाएंगे। आप उस हिसाब से बना सकते हैं, या आप लंच पे बना सकते हैं, डिनर पे बना सकते हैं। और सही ठंडा हो तो इसका मज़ा आता है। ठंडा हो तो मज़ा आएगा। और एल्युमिनियम लगा के जो है वो फ्रिज में रखें, वरना जो है वो पानी आ जाएगा बीच में। अच्छा, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें मैंने नट्स भी ऐड किए हैं, जैसे मैंने किशमिश ऐड की थी। मैं ज़रा थोड़ा ट्राई भी करूँगी। जी आप बताएं क्या क्या मैंने इसमें किशमिश ऐड की थी। किशमिश को आप साफ़ कर लें, उसके बाद आप इसे धो के पानी में बॉईल कर लें 5 मिनट्स के लिए। अच्छा, उसके बाद आप इसमें ऐड अप कर लें उसे। उसके अलावा मैंने आलमंड्स लिए थे, उसे भी मैंने बादाम लिए थे, उसे भी हमने पानी में सोक किया, बॉईल किया उसे। उसके बाद जैसे वो बॉईल हो गए तो हमने उसकी स्किन ऊपर से उतार ली और फाइन सा चॉप करके ब्लांच किया आपने उसको, बॉईल किया? जी। उसके बाद उसकी स्किन उतारी हमने। अच्छा, उसके बाद हमने फाइन सा उसे चॉप करके हमने इसके अंदर डाल दिया। वेरी नाइस, बहुत मज़े का ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोनों रेसिपीज़ को। थैंक यू सबा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा सेगमेंट है फैशन का, और मारूफ हमारे साथ फैशन क्रिटिक हैं। आपको बताएंगी कि क्या जो है वो ट्रेंड्स चल रहे हैं फैशन के, क्या इन है और क्या आउट है। विंटर्स आ रहे हैं तो आपको बताएंगे कि विंटर से रिलेटेड अब क्या जो है वो चल रहा है। सबसे पहले मुझे बताएं कि शॉर्ट शर्ट्स हैं ना या लंबी शर्ट्स वापस आ गई हैं? डिपेंड करता है, लंबी शर्ट्स वापस आ तो रही हैं लेकिन शॉर्ट शर्ट्स आर इन फॉर श्योर। एक और सीजन विंटर्स में भी? हाँ। अच्छा, और क्या अभी शलवार टाइट्स, शलवार भी है? हाँ, क्यूलॉट्स। so शलवार आर बैक। अच्छा, और क्यूलॉट्स भी हैं? हाँ। और टाइट्स का थोड़ा सा टाइट्स कम तो हो गया? हाँ कम तो हो गए, लॉन्ग शर्ट्स का ज़्यादा चलती हैं लेकिन है सही, दे आर इन फैशन। लेकिन सर्दियों में टाइट्स वापस भी अक्सर आ जाती है, हाँ, कोट्स के साथ, क्योंकि हाँ। सर्दी होती है तो लोग ज़रा गर्म रहना Prefer चाहते करते हैं। हैं, हाँ। अच्छा, बताएं मुझे क्या सर्दियों के लिहाज से क्या ट्रेंड है जो अभी ज़्यादातर इन है? अभी कलर्स तो लाइट ही चलते हैं सर्दियों में। अच्छा। या बहुत पेस्टल कलर्स होते हैं, या ब्लैक्स एंड ग्रेज एंड दैट्स ऑल। ये फ्लैशी कलर्स जो समर्स में होते हैं ये नहीं चल, ग्रीन्स एंड रेड्स एंड पिंक्स इतना नहीं होता। तो कलर्स लाइट या ब्लैक्स। और ईस्टर्न अगर देखा जाए तो वही शॉल्स और स्वेटर्स और कोट्स आप पहन अब सकते तो हैं। शॉल्स भी इतनी लाइट मटेरियल की होती हैं कि But दुपट्टा very लग रहा warm, होता है कि हाँ। पहना हुआ, उतनी गर्म होती है और हाँ। इतना लाइट होता है। डिपेंड करता है आपके उस पर डिपेंड करता है आप ओकेजन किस पे जा रहे हो। विंटर्स में भी अक्सर लोग नेट भी पहन रहे होते हैं शॉल्स के साथ, वेडिंग्स वगैरह में। और डे वेयर में आप कुछ भी कर सकते हो। कॉर्डराय बहुत इन है आजकल, अच्छा चल रहा है। क्या चीज़ इन है? कॉर्डराय। वो क्या होता है? देखिए मैंने पता ही नहीं है। कपड़ा होता है काफ़ी मोटा सा, नॉर्मली शर्ट्स और कोट्स के लिए यूज़ होता है। मैंने 1-2 पेजेस देखे थे, काफ़ी उसमें था कि मतलब ट्राउजर्स के बड़े अच्छे बन रहे थे, स्ट्रेट फिटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, एक बीइंग अ फैशन क्रिटिक, क्या चीज़ आप सबसे पहले नोटिस करती हैं जब आप किसी बंदे को देखते हैं कि कपड़ों में, या क्या चीज़ आप देखते हैं कपड़ों में कि ये चीज़ जो है इसने ऐसे पहनी हुई है? ट्राउजर्स। हाँ। कैसे कि मतलब? फिटिंग उसकी कैसी है। नॉर्मली होता है ना अच्छा। कि मतलब ऊपर से लूज़ है, मतलब है लूज़ लेकिन फिटिंग सही नहीं आ रही। तो आई नोटिस दैट अ लॉट। और कट शर्ट का फिटिंग बना तो कोई भी लेता है ना, लेकिन ये तो कट बहुत डिपेंड करता है किस तरह कट किया हुआ है। टेलर अच्छा होना चाहिए। yes, अच्छा, टेलर मोटा हो या पतला हो, ट्राउजर्स वगैरह आप पहन सकते हैं या आप नहीं रिकमेंड करती कि अगर एक मोटा बंदा है ट्राउज़र ना पहने? जो आपको सूट करे वो पहनो। अब जैसे कप्रीज है वो तो अब सूट पतली लड़कियों पे ही करेगा ना। और जैसे पटियाला शलवारें बीच में चली थी वो थोड़ी बल्कि लड़कियों पे अच्छी नहीं लगती, बट वुमेन यूज अभी भी चल रही है शलवारें? हाँ, अभी अच्छा। काफ़ी ज़्यादा, मतलब पिछले 2 इयर्स तो बिल्कुल भी आउट थी। अभी मैं देख रही हूँ कि पीपल आर वेयरिंग इट अगेन, तो अच्छी लग रही है काफ़ी अच्छा, तो ज़्यादा। आप ट्राउज़र देखती हैं और शर्ट मतलब कि का सिलाई कट कैसी कैसा है? है, हाँ। तो आपका जो टेलर होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए बहुत। अच्छा, मुझे बताएं विंटर में क्या अभी जो लोग बहुत जिसके पीछे मतलब जा रहे हैं ख़रीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, क्या वो चाहते हैं, क्या कपड़ा हो, क्या किस तरह की वो चॉइस चाह रहे हैं कि किस तरह की लूज़ शर्ट्स इन है, थोड़ी सी टाइट विंटर्स इन में है? लूज शर्ट्स तो इसलिए ज़्यादा इन नहीं होती क्योंकि ऊपर आपने कुछ ना कुछ पहनना होता है, तो फिर उनकी ऑब्वियसली वो फिटिंग ख़राब हो जाती है। आप अगर लूज़ पहनो ऊपर जैकेट्स पहन लो वो तो सारा ख़राब हो गया अंदर, तो फिटेड ही नॉर्मली प्रेफर करते हैं। और विंटर्स में तो वेस्टर्न ही लोग ज़्यादा पहनते हैं, ईस्टर्न में इतनी वैरायटी होती नहीं है विंटर्स की। लेकिन अब तक जो आउटलेट्स वगैरह बन गए हमारे, इतने
ब्रांड्स आ गए कि अब कवर हो जाता है, कवर हो फायदा जाता क्या है। हाँ। ऊपर लेकिन अगर आप कुर्ता वगैरह पहन लो उसके ऊपर स्वेटर भी फिर बड़ा अच्छा लगता है। पहनना तो पड़ता है, पहनना तो अक्सर लड़कियां नहीं भी पहनती दिखाने के लिए कि नहीं इतना अच्छा पहना मैं इसके ऊपर क्या पहनूं। हाँ तो इसीलिए अच्छा, समर इज ऑलवेज बेटर कपड़ों के लिहाज से। लेकिन फिर गर्मियों में इतनी वैरायटी variety होती होती है है। जाता वैरायटी होती है ऑब्वियसली, लेकिन इतनी गर्मी होती है बंदा कहता है बस एक पुराना सी कोई लेकिन कुर्ता कितने पहन कलर्स होते हैं, इतना वाइब्रेंट होता है सारा कुछ, इतने हैप्पी कलर्स आते हैं। हैप्पी कलर्स होते हैं बट ऑब्वियसली दिल नहीं करता गर्मियों में तैयार होने का। मैं दिल करता बहुत है बस घर में। आपकी तो बात ही अलग है ना। लेकिन ऑब्वियसली गर्मी जब सर्दियों में फिर आपका दिल करता है कि आप तैयार हो, अच्छा कोई जोड़ा पहने, हाँ क्योंकि बंदा तंग नहीं पड़ता ना गर्मी से और धूप। लेकिन उसमें भी दिल नहीं करता, फिर सर्दी बहुत होती है। लेकिन कवर सर्दी का हल है, गर्मी का तो सर्दी का हल है, गर्मी का हल नहीं। अच्छा मुझे पता है मारो कि जो थोड़े बल्कि लोग होते हैं तो वो लाइट कलर्स पहनना प्रेफर करें या डार्क पहने? डार्क। कलर्स मेक यू लुक थिन। लाइट अच्छा। कलर्स में तो आप मोटे लगते हो, पतले लोग भी मोटे लगते हैं। अच्छा तो ब्लैक कलर पहनने का जो मिथ नहीं है कि रियलिटी है? नहीं इट इज अ रियलिटी। देखा अच्छा। नहीं, खुद भी आपने नोटिस किया होगा कि ब्लैक में बंदा हमेशा अब पतला मैं आगे के शो से ब्लैक कलर का पहन के आ रही हूँ। अच्छा तो डार्कर कलर्स पहने हाँ। सर्दियों में भी, इवन विंटर्स में? हाँ डार्क ब्लैक्स आर ऑलवेज इन ना, समर्स और विंटर्स और क्या कलर्स आजकल ज़रा इन है? मतलब किस लिहाज से, विंटर्स के या वैसे? अभी क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो लाइट winters की बात कलर्स, करते हैं। लाइट कलर्स। अब ऑब्वियसली आप सर्दियों में पैरेट ग्रीन तो नहीं पहन सकते ना, इट डजंट लुक गुड। और एक तो फॉर एग्जांपल वेलवेट और पैरेट ग्रीन हो, कितना बुरा लगेगा। सही बात तो है। डार्क आप तो ग्रेज फिर एंड परिंदा ही लगेंगे मेरे ख्याल से। डार्क ग्रीन, रॉयल ब्लू, डार्क ब्लैक, रॉयल ब्लू और डार्क ग्रे, इस तरह के ग्रीन्स और रेड्स और ये चीज़ें विंटर्स में अवॉइड करना ही अच्छा होता है। अच्छा आप क्या रिकमेंड करेंगी जो लोग ज़रा से बल्कि वगैरह होते हैं? मैंने देखा अक्सर बहुत मोटे लोग होते हैं, हाफ स्लीव्स पहने हुए होते हैं, इतना मोटा बाजू फिर उनका जो है ना बिल्कुल उस सिलाई में से निकल रहा होता है। नहीं नहीं doesn't- रिकमेंड कि अकॉर्डिंग टू द फैशन आपको जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप? अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन योर बॉडी टाइप। कंफर्टेबल हो तो कुछ भी पहन लो, लेकिन बॉडी टाइप तो बहुत जरूरी। अब कुछ फ्लैबी बाजू होते हैं लड़कियों के, वो स्लीवलेस पहन लेती हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फ़ायदा क्या, फिर आप फुल स्लीव्स पहन लो। फुल स्लीव पतला ऑलवेज पतला लुक हो, गुड अच्छी ना। अच्छी हाँ लगती है। पतला हो, या तो फिर अपने आप को आप थोड़ा मेंटेन करें। आपके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ये चीज़ पहननी है, ये चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करती हैं? आई वेयर एनीथिंग, आई वेयर वेस्टर्न के अलावा आई वेयर एनीथिंग। एक्सपेरिमेंट करती हाँ हैं? हाँ आई लव स्लीवलेस। सूट भी करता है आपको, मैं देखा थैंक यू। हुआ है। तो स्लीवलेस हो गया और शिफॉन्स, नेट मुझे बहुत पसंद है। नेट का कुछ भी बनवा लो, गाउन्स हो, कुछ भी हो। विंटर्स में मैं खुद भी थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ कि क्या पहनना है। विंटर्स में इतनी वैरायटी आपके पास कम ही नहीं, होती अब जैसे है। देखो ना कि लॉन समर में कितनी लॉन लॉन्च होती है, कितना कुछ होता है। विंटर्स में इतना नहीं होता, इतनी हाइप ही नहीं होती। हाइप भी नहीं होती। टाइम भी कम होता है ना, टाइम भी कम होता है, इतना होता नहीं है। 3 4 महीने तो होते हैं हमारे हाँ, पास। विंटर्स ये कि आप फिर जब सर्दियाँ जाने वाली होती हैं उस टाइम में भी आप थोड़ा सा लॉन दोबारा वापस से आ जाते हैं, कैमरे का आ जाता है, तो बस हाँ, उसी में और आ ये गए। फरवरी से मेरे ख्याल से पहला जो है वो लॉन का वो एडिशन भी आने शुरू हो हाँ जाता है। मैसेजेस आने शुरू हो जाते आने हैं। शुरू होता है वो फिर पूरा जो है वो। अच्छा आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इतना जो है वो एक्सपेंसिव नहीं होता है जितने डिज़ाइनर 10-10 हज़ार के कपड़े और ये कि नहीं होना चाहिए? हाँ नहीं होना चाहिए, अंगूठी बनवा सकते हैं, लेकिन लेकिन ये लोग कि खुद खरीदते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप खुद लोकल शॉप्स में जाके भी लेके आप अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। आई डू दैट अ अच्छा वैसे आप जाती हैं इतवार बाजार शॉपिंग करने? इतवार बाजार नहीं, F10 में दुकान है छोटी मैंने छोटी। तो कसम से आज तक इतवार बाजार से चप्पल खरीदी है ना, वो इतनी चली गया और जो दुनिया की किसी और जगह से खरीद लो वो अगले दिन। वो होता है, इट डिपेंड्स। नहीं मतलब देखो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ना। अब आप कुछ आउटलेट्स हैं जो डिज़ाइनर आपको डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह उसको कैरी करने की बात है, कैरी करने की बात है। कैरी आप कोई भी सस्ती चीज़ खरीद के उसको आप ऐसे अच्छा बनवा लो और अच्छी तरह पहन लो तो इट लुक्स जिससे गुड। वो महंगा लगता है। हाँ महंगे से महंगी चीज़ कोई लोग कैरी नहीं करते तो फिर इट डजंट लुक गुड। बड़ी प्यारी बात की। अच्छा मुझे बताएं आप खुद क्या ज़रूर कोई स्टोर पे जाके देखती हैं कि रेकी वगैरह करती हैं, स्टोर्स में कोई कलेक्शन आती है, जाती हैं, देखती हैं, खरीदती हैं? आजकल तो या कहीं ऑनलाइन से भी है। कोई अच्छी चीज़ खरीद पहले तो अभी तो ऑनलाइन ही इतना कुछ आ जाता है, बंदा पहले देख के चला जाता है कि ये मैंने लेना है। जो लोकल शॉप से लेना होता है या जो नॉर्मल शॉप से आपने थान के हिसाब से कपड़े लेने होते हैं, वो फिर जो भी अच्छा लग जाए मैं उसी टाइम ले। लेकिन थैंक यू सो मच मारो, Thank you so much. इट वाज प्लेजर हैविंग यू। आप हमारा परमानेंट जो है वो मारो हमारा फैशन क्रिटिक का जो फैशन का जो सेगमेंट है उसमें आएंगी और ऑन एंड ऑफ हम इनको बुलाते रहेंगे शो में। परमानेंट जो है अब ये इंशाल्लाह। हमारी मेंबर हो गई है मॉर्निंग शो की। थैंक यू सो मच Thank फॉर you, कमिंग। रिहाना। आपको दोबारा भी ज़रूर जहमत Definitely. देंगे। बहुत अच्छा आपने I जो would हमें love. किया। आपने जोड़ा कहाँ से लिया हम आपसे एंड में पूछेंगे शो ख़त्म होने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ये था हमारा आज का शो। आई होप यू लाइक्ड इट। ज़रूर हमें अपना फीडबैक दें, कोई भी आप चाहते हैं कि जिस टॉपिक पे हम बात करें और आपको उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, ज़रूर हमें डू सेंड अस एन ईमेल, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और फेसबुक पे आप जाके BUTV पर अपना जो है वो कोई भी सजेशंस आप देते हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, रिकमेंडेशंस आप हमें दें, एंड हम उसको बिल्कुल ज़रूर गो थ्रू करेंगे और हम उसको लेटर इन द शो उसको ऐड भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द शो। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। टेक केयर।